हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीट 2025 के लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, वीडियो छोटी ही रहेगी बट बहुत ज़्यादा आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो का जो मैंने अभ्यास प्रश्न आप लोगों को बताया था उसका सही आंसर क्या है। फ्रेंड्स, यह है पिछले वीडियो का प्रश्न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त परिवार। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप था संयुक्त परिवार। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। यहाँ पर एक तरफ पर्व और पर्व पर बनने वाला विशिष्ट भोजन दिया गया है। पर्व कौन से हैं? गणगौर, इसमें बनता है जो भोजन विशिष्ट होता है घेवर। दूसरा है शीतलाष्टमी, इसमें बनते हैं गुलगुले। तीसरा है मकर संक्रांति, इसमें बनते हैं बूंदी के लड्डू। चौथा है ईद, इसमें बनती है सेवैया। पांचवा है अनुत्तरित प्रश्न। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा, यानी इसमें कौन सा असुमेलित है। इसमें जो असुमेलित है वह है तीसरा वाला। मकर संक्रांति पर बूंदी के लड्डू नहीं बनते हैं। यहाँ पर कौन सा बनता है? तिल के लड्डू बनते हैं। क्या बनता है? तिल के लड्डू मकर संक्रांति पर बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। फ्रेंड्स, जैसा कि इस बार कहा गया है रीट में 5 ऑप्शन रहेंगे, तो इस वीडियो में मैंने पूरे प्रश्न में 5 ऑप्शन लिए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अब 5 ऑप्शन की हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, PDF मिल जाएगी। क्योंकि PDF से अभ्यास करने में आसानी रहती है। आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे, फिर PDF से अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। इसका राज्य भी ध्यान रखिएगा, वैसे लद्दाख तो यूटी है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। यह भी यूटी है। साउथ बटन जो है यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। इसे भी ध्यान रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट है और जिम कॉर्बेट से पहले इसका पुराना नाम हेली शाह नेशनल पार्क था। ध्यान रखिएगा, इसके 3 नाम अब तक हो चुके हैं। रामगंगा अभी वर्तमान में इसका नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, वहां पर एशियाई शेर प्रमुखता से पाए जाते हैं। रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है।
अभी मैंने आपको बताया ना, इसका पहला नाम है हेलिशा नेशनल पार्क, उसके बाद था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बट वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ध्यान रखिएगा, नया नाम पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं? 12, 16, 17, 18 या अनउत्तरित प्रश्न बताइए आप लोग। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और अंत में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन चौथा। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो स्थित है वह है 18। ध्यान रखिएगा, कितने हैं? 18। 12 जो है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है। 12 मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपसे पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर होगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। अब 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। देखिए, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में है, डिब्रू साइखोवा असम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस असम में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, कच्छ गुजरात में है, नोकरेक मेघालय में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में स्थित है, अगस्त्यमाला तमिलनाडु और केरल में स्थित है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है और अचनकमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों में लगता है। तो ये है 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि भारत में स्थित है। आप सभी के नाम और राज्य याद कर लीजिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जनसंख्या, गरीबी, निरक्षरता, उपर्युक्त सभी या अनउत्तरित प्रश्न बताइए आप लोग। भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण है उपर्युक्त सभी, यानी यहाँ पर जो सभी कारण दिए गए हैं वह है बाल श्रम के प्रमुख कारण। उच्च जनसंख्या, गरीबी, निरक्षरता, ये सब बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं। तो ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। सामाजिक बुराइयां। बाल श्रम का तात्पर्य है किसी भी प्रकार के काम के माध्यम से बच्चों के शोषण से है, जो बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है। कोई भी गतिविधि जो नियमित स्कूल जाने की उनकी क्षमता से हस्तक्षेप करती है और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से हानिकारक है, वह क्या कहलाती है? बाल श्रम कहलाती है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 30 जुलाई 2016 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम ने बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया है, यानी जो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का था उसमें संशोधन हुआ है। नया अधिनियम 30 जुलाई 2016 से लागू हुआ है। ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल श्रम का उदाहरण नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। कारखानों में काम करने वाला बच्चा, रेस्तरां या अन्य जगहों पर काम करने वाला बच्चा, खनन में कार्यरत एक बालक, एक बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई अन्य गतिविधि करने के लिए मजबूर करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पांचवा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए हैं सब बाल श्रम के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, 4 के चारों बाल श्रम के उदाहरण हैं, तो इसमें से कोई इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन पांचवा सही है। अगला देखिए, बाल श्रम के कारण देखिए, गरीबी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अपर्याप्त पहुंच है, उच्च जनसंख्या है, अच्छे काम के लिए अपर्याप्त पहुंच है, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने 2 सबसे गंभीर मुद्दे हैं जिसके कारण बाल श्रम उत्पन्न होता है, संघर्ष और बड़े पैमाने पर प्रवास, इन सब के कारण बाल श्रम उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कों के लिए 25 वर्ष। या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए आप लोग इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड वाला। लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को पढ़ाई के समान अवसर देने चाहिए। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को कारखाने में काम नहीं करना चाहिए। लड़कियों को शादी के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा। चौथा जो है यह गलत है। लड़कियों को शादी के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, यह कथन गलत है। अगला देखिए। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष तीज को, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को, श्रावण शुक्ल पक्ष तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को। या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चैत्र शुक्ल पक्ष तीज को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। अगला देखिए। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। या इनमें से कोई नहीं। बताइए। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। शारदा एक्ट संबंधित है विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से, उपर्युक्त सभी से। या अनुत्तरित प्रश्न। शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। गाल के लड्डू किस स्थान के प्रसिद्ध हैं। महनसर, रणथंभौर, फलौदी, थानागाजी। या अनुत्तरित प्रश्न। गाल के लड्डू जिस स्थान के प्रसिद्ध हैं वह स्थान है फलौदी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से गोठ क्या है। पंचकूटा, सामूहिक भोज, मृत्यु भोज, श्राद्ध। या अनुत्तरित प्रश्न। गोठ है सामूहिक भोज। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। गढ़बीठली किस किले का लोकप्रिय नाम है। चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, तारागढ़ अजमेर का किला, अचलगढ़ किला। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। तारागढ़ अजमेर का किले का लोकप्रिय नाम गढ़बीठली है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। वर्ष 2002 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2006 में। या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1। वर्ष 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार बनाया गया, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए इसका सही आंसर है वसा। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। वसा के द्वारा हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ और पोषक तत्वों का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। एड्स वायरस है रेट्रोवायरस, रोबडोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, राइनोवायरस। या अनुत्तरित प्रश्न। एड्स वायरस है रेट्रोवायरस, यानी
एड्स बीमारी में जो वायरस पाया जाता है उसका नाम है रेट्रोवायरस। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 2005 में, 2006 में, 2012 में या 2004 में, या अनुत्तरित प्रश्न। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था 2005 में। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है फ्रेंड्स अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस प्रश्न को वैसे मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुना है तो आप इसका सही आंसर जरूर दे पाएंगे। प्रश्न क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।